मेरा नाम गुलशन है। हम 2 बहन भाई थे। मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा था, जिसका नाम सरफराज था। जब मैं कॉलेज जाने लगी तो पिक एंड ड्रॉप मुझे अब्बू ही दिया करते थे। एक दिन मैं कॉलेज से निकली तो एक कार मेरे पास आकर रुक गई थी। कार से एक 50 साल का मर्द निकलकर बोला, मैडम, आज आपके अब्बू आपको लेने नहीं आ सकते। उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैं चुपचाप इस कार में बैठ चुकी थी। वो कार अनजान रास्तों पर निकल खड़ी हुई थी। तब मैं बेहद घबरा गई थी। मैं बोली, अंकल, मुझे आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? मेरा घर तो इस रास्ते में नहीं आता। इस शख्स ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी, इसीलिए चीखती चिल्लाती रही। तभी इस शख्स ने मुझे मेरी कलाई से कस के पकड़ लिया। इसने मुझे कार से निकालकर मेरा हाथ दूसरे आदमी के हाथ में थमा दिया था और वो मुझे खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा था। मैं चीखने लगी थी। तभी एक लड़का तेजी से मेरी जानिब भागता हुआ आया। इसने शोर डाल दिया और चोर चोर कहना शुरू कर दिया। सब लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो चुके थे। मेरे अगवाकार इस सूरत-ए-हाल से घबरा गए और मुझे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे। इस लड़के ने मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा और बोला, शुक्र है आप महफूज हैं। वो लड़का मुझसे बड़ा था। मैं काफी घबराई हुई थी। वो बोला, आप फिक्र ना करें, आप महफूज हाथों में हैं। फिर इसने एक टैक्सी रोकी और मुझे इसमें बिठाकर मेरे घर तक छोड़ाया था। इसने मुझे बताया था कि वो रोड पर ही मेहनत मजदूरी करता है। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। मेरे अंदर खौफ बैठा हुआ था कि अगर किसी को ये बात बता दी तो सब मुझे ही गलत समझेंगे। मुझे बस अब कार से बहुत डर लगता था। इसी तरह दिन गुजरते गए तो अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। लड़का बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था और अच्छी जॉब वाला भी था। मैंने इसे देखते ही पसंद कर लिया। मेरी शादी शुएब से हो गई। शुएब के माँ बाप बचपन में ही फौत हो चुके थे और वो अपनी खाला के पास रहता था। और इस घर में शुएब की खाला और उनकी एक छोटी बेटी मारिया रहती थी, जो शुएब से 5 साल छोटी थी। मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा हमदर्द शौहर था। शादी के 1 हफ्ते में ही इसने मुझे बहुत मुतासिर कर दिया था। ये बात मैं वसूख से कह सकती थी कि शुएब के संग मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है। शुएब को ऑफिस से 2 हफ्तों की ही छुट्टियां मिली थीं। 1 हफ्ता शादी की तकरीबात में गुजर गया और दूसरा हफ्ता तो ऐसे पड़ लगाकर गुजरा कि कुछ पता ही नहीं चला। कल से शुएब के ऑफिस में ज्वाइनिंग थी, इसीलिए वो बोले, गुलशन, मैं तुम्हें मार्केट ले चलता हूँ, जिस चीज की भी जरूरत हो ले लेना। मैं खुशी खुशी राजी हो गई, क्योंकि मुझे कुछ चीजों की अशद जरूरत थी। वापसी पर वो बोले, हम खाना भी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट से खा लेते हैं। हमने खाना खाया तो वापसी पर हमें काफी देर हो चुकी थी। हम अपनी गाड़ी तक जाने लगे तो एक तेज रफ्तार कार हमारे पास से गुजरी थी। वो कार देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। मैं खौफजदा हो चुकी थी। मैंने हड़बड़ाहट में जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठ गई। शुएब भी मेरे पास आकर बैठ चुके थे। वो बोले, क्या बात है गुलशन, तुम कार को देखकर घबरा क्यों गई हो? मेरी चोरी पकड़ी गई थी। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी और बोली, नहीं नहीं शुएब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर शुएब को मेरा जवाब मुतमईन नहीं कर सका था। वो बजिद रहे कि मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता दूं। एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि मैं इनसे वो सब कह दूं जो मुझ पर बीता था। यकीनन मेरी बात को बखूबी समझ सकते थे, मगर दिल में एक खौफ सा बैठा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे खफा हो जाए और शादी के शुरू के दिन किसी परेशानी में गुजर जाएं। इसीलिए मैंने बात बना दी कि मुझे तेज रफ्तार चीजें देखकर बहुत खौफ आता है। शुएब मेरी बात सुनकर पुरसकून हो चुके थे, जबकि जो सच था वो शायद मैं किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक सच था। रात को हम घर पहुंचे तो खाला और मारिया ने अदालत लगाई हुई थी। खाला बोली, शुएब, मैं इसी दिन से डरती थी कि तुम शादी के बाद मेरे हाथों से निकल जाओगे, मेरी बेटी को भी फरामोश कर दोगे। क्या था जो अपनी इस यतीम मारिया को भी अपने साथ ले जाते। मुझे खाला की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। भला मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम? शुएब बोला, खाला, मैं तो ले चलता, लेकिन गुलशन ने मुझे मना कर दिया था कि किसी को साथ ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हक्का बक्का सी शक्ल बनाकर देखती रह गई। खाला बोली, हाँ हाँ, बहुएं तो होती ही ऐसी हैं, तुम्हें तो अपनी मारिया का ख्याल रखना चाहिए था। शुएब झट से बोला, जी जी खाला, आइंदा ख्याल रखूंगा। खाला और मारिया के चेहरे पर मेरे लिए बेजारी थी, इसलिए मैं मजीद वहां पर ना रुक सकी और अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं तो ये तवक्का भी नहीं कर सकती थी कि शुएब खुद को बचाने के लिए मुझ पर इस किस्म का इल्जाम भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद ही शुएब भी कमरे में आ गए। वो बोले, क्या बात है गुलशन, क्यों रो रही हो? मैं बोली, शुएब, मैं आपसे इस किस्म की हरकत की तवक्का नहीं कर सकती थी। आपने किस तरह से झूठ बोलकर मुझे आंटी की नजरों में गिरा दिया है। शुएब मेरी बात सुनकर हंसने लगे और बोले, पगली, इस बात पर क्यों रो रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी खाला और मारिया का वाहिद सहारा हूँ। वो चाहती हैं कि मैं बस इनका होकर रहूं।
वो किसी के साथ शराकतदारी कबूल नहीं कर सकती। अगर मैं कह देता कि मैं खुद गुलशन को लेकर नहीं गया था तो यकीनन वो घर में तूफान खड़ा कर देती और मैं अपनी खाला को तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि अम्मा के मरने के बाद खाला ने मुझे माँ बनकर पाला है। मैंने तुम्हारा नाम ले लिया तो देखा ना कि दोनों ने अपना मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकाला। मैंने तुम्हारा नाम घर में अमन रखने के लिए लिया था। तुम जरा जरा सी बात पर क्यों उदास होती हो? मुझे शोएब की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। जो भी था, इसे मर्द बनकर हालात का मुकाबला करना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि इसने इल्जाम मुझ पर ही धर दिया। खैर, शोएब ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने इसकी दूसरी अच्छाइयां याद करके इसे माफ कर दिया। मैंने वॉशिंग मशीन लगाकर सारे घर के कपड़े धो डाले। छत पर कपड़े डालने लगी तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझ पर नजर रखी हुई है। मैं बहुत घबरा गई थी। इधर उधर देखा तो मुझे कोई भी नजर न आया। अगर ये सब मेरे साथ पहली दफा हुआ होता तो यकीनन मैं इस बात को अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देती, मगर ऐसा मेरे साथ चौथी या पांचवी बार हुआ था। मुझे लगा कि कोई है जो हमारे इस घर पर नजर रखी हुई है और ये बात काफी परेशान कुन थी। इसीलिए मैंने अपनी खाला के साथ तज़किरा किया। खाला, कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे घर में कोई नजर रख रहा है। खाला मेरी बात सुनकर हंसी थी। वो बोली, बेटी, बिला वजह वहम मत पालो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि शायद वाकई मुझे वहम हुआ है, इसीलिए इस बात को भूलकर खाना बनाने लगी थी। मैंने शोएब की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। अब मैं बेसब्री से इनका इंतजार कर रही थी कि वो कब घर आए और मैं इन्हें बिरयानी पेश करूं। शाम के 6 बजे के करीब शोएब आए तो मामूल के मुताबिक सबसे पहले अपनी खाला के कमरे में इन्हें सलाम करने के लिए चले गए। मैं इनका इंतजार करने लगी, तभी वो गुस्से से भड़कते हुए मेरे पास आए और बोले, तुमने मेरी खाला से क्या कहा है? मैं हक्का बक्का खड़ी इनका चेहरा देखने लगी। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तभी मेरी खाला भी अपने कमरे से निकलकर सहन में आ गई थीं। वो बोली, झूठ बोल रही है, सच सच बताओ, तुमने मेरी 7 पर्दों में पली बेटी पर इल्जाम लगाया है। मैं ना समझी से इनको देखने लगी थी, क्योंकि मैंने तो मारिया पर कोई भी इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोली, क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई गैर मर्द मेरी बेटी पर नजर रख रहा है? मैं तब समझी कि उन्होंने कहा की बात को कहाँ पर छोड़ दिया था। मैं बोली, खाला, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मेरे मुंह से अभी ये अल्फाज अदा ही हुए थे कि शोएब ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोला, तुमने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ही क्यों किए कि बाद में तुम्हें सफाइयां देनी पड़े? मैं मुंह पर हाथ रखकर खड़ी बेयकीनी से अपने शौहर की जानिब देख रही थी कि इसने किस तरह मुझे अपने घर वालों के सामने पीट डाला था। मैं भागती हुई अपने कमरे में चली गई थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। यूं ही रोते रोते शाम से रात हो गई थी। 11 बजे कहीं जाकर शोएब कमरे में आए थे। मुझे रोता देखकर वो झट से मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे चेहरे से आंसू साफ करने लगे। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए थे और मुझसे माफी मांगने लगे और बोले, गुलशन, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई लड़की हो। तुम कभी भी इस किस्म की बेहुदा बात नहीं कर सकती और मेरी बीवी सच्ची है। अगर मैं ऐसी बात कह देता तो तुम जानती नहीं कि इनकी कितनी दिल आजारी होती। उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने अपनी बीवी को थप्पड़ मारना है ताकि आइंदा कभी इसमें इतनी जुर्रत ना हो कि वो इस किस्म की बात कर सके। मैं चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। मैं शोएब से बात करना ही नहीं चाहती थी। अगले दिन मैं तब तक सोई रही जब तक शोएब अपने ऑफिस नहीं चले गए। मैं सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रही थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं खाला या मारिया की शक्ल भी देखूं। आज शोएब 4 बजे ही घर वापस आ गए थे और वो सीधा अपने कमरे में ही आए थे। इनके साथ एक खातून भी थी। शोएब बोले, मैं ये नौकरानी लेकर आया हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुमने सारे घर के कपड़े धोए। मैं तुम्हें कामों के लिए ब्याह कर तो नहीं लाया ना? शोएब बोले, बाजी शबाना, आपने गुलशन के कहने पर ही काम करना है। जैसे ये कहे बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको तनख्वाह भी ये देगी। शोएब ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हुए थे कि एकदम से मेरा दिल पिघल गया था। अब मैं सारी बात समझ चुकी थी कि मेरा शौहर बजाते खुद बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो अपनी खाला और मारिया के हाथों कठपुतली बन जाता है। बस मैं सोचने लगी कि जब मारिया की शादी हो जाएगी तो घर में सुकून हो जाएगा, क्योंकि तब खाला और मैं ही तो होंगे घर पर। ऐसे में वो मुझसे बनाकर ही रखेंगी। शोएब कमरे से बाहर निकले तो मारिया मेरे कमरे में आ गई। जारो कतार रो रही थी। इसको ऐसा रोता देखकर मैं घबरा गई कि न जाने अब मुझ पर कौन सा इल्जाम लगने वाला है। तभी मारिया ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, भाभी, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दें। कल जो कुछ भी हमारे घर में हुआ है, इस बात का तज़किरा आप अपने भाई सरफराज से मत कीजिएगा। मैं इसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। भला ये क्या बात हुई? इससे सरफराज से किस बात का डर? खैर, वो मेरी बात सुने बगैर ही उठकर चली गई थी। अगले ही दिन सरफराज हमारे घर आ गया था। वो बहुत खुश था, जबकि मारिया के तो पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वो भाग भाग कर मजे मजे की डिशेस बना रही थी। यूं तो कभी इसने किचन में झांक कर भी नहीं देखा था। मैं सब समझ गई थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। अगले दिन सरफराज की कॉल आई तो वो बोला, बाजी, आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। आप मुझे ये बताएं कि मारिया कैसी है। मैं सब समझ गई थी कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। मैं बोली, सरफराज,
मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी क्योंकि तुम मेरे इकलौते भाई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम जज्बात में आकर कोई गलत फैसला कर बैठो। दरअसल खाला और मारिया एक नंबर की फसादी औरतें हैं। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ वो बहाने बहाने से मेरे और शुएब के दरमियान फूट दिलवाने की कोशिश करती हैं। सरफराज मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, बाजी मैं जानता हूँ सब औरतों को अपनी बहुओं से नफरत ही होती है, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। इतना कहकर इसने फोन बंद कर दिया। अब मैं समझी कि मारिया सारा सारा दिन फोन कान से लगाकर क्यों रखती है। मैं जानती थी कि लड़के और लड़की की दोस्ती अच्छा समझ नहीं लाती, इसीलिए मैंने मारिया को रोकने की कोशिश की और मैं बोली, मारिया देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं तुम्हें कभी भी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं तुम्हें यही समझाऊंगी कि तुम जिस भी लड़के के साथ फोन पर राब्ते में हो ये राब्ता खत्म कर दो, क्योंकि इस किस्म की दोस्तियां रुसवाई के सिवा कुछ भी नहीं देती। मेरी बात सुनकर मारिया ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मैं इस सारी सूरत हाल से घबरा गई थी क्योंकि खाला और शुएब भी घर में ही मौजूद थे। वो दोनों भागते हुए बाहर आए। तभी मारिया बोली, अम्मा, भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं बुरी लड़की हूँ और मेरे कई लड़कों के साथ दोस्तियां भी हैं। मारिया की बात सुनकर मैं बेहद खौफजदा हो चुकी थी क्योंकि अब फिर मेरा शौहर खाला के कहने में आकर मुझ पर लाजमन तशद्दुद करता। इस सूरत हाल से बचने के लिए मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली थी। खाला मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगी थी मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला था। रात को जब शुएब कमरे में आया तो वो हंस रहा था। बोला, आज तो तुमने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया, आइंदा भी अगर ऐसे हालात पैदा हों तो तुम ऐसा ही करना। हम दोनों ही मुस्कुराने लगे थे, लेकिन ये बात मेरे दिल में साबित हो गई थी कि मारिया भी हूबहू खाला की ही कॉपी है। जिस तरह खाला बात बदलने की हुनर से वाकिफ है, बिल्कुल इसी तरह से मारिया भी बातों को तोड़ जोड़ कर इनके मतलब तब्दील करने में माहिर थी। इसीलिए मैंने अपनी अम्मा को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। अम्मा मेरी बातें सुनकर रोने लगी थीं। वो बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। सरफराज मारिया के पीछे पागल हो गया है। इसने तो खाना पीना भी छोड़ रखा है। कहता है कि अगर आपने मेरी मंगनी मारिया के साथ ना की तो मैं भूखा मर जाऊंगा मगर खाऊंगा कुछ नहीं। इसीलिए अम्मा मजबूर होकर मारिया का रिश्ता लेने आ गई थी। मारिया तो फूले नहीं समा रही थी क्योंकि मेरा भाई सरफराज लाखों में एक था। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया। मंगनी भी तय पा गई। जिस दिन ये मंगनी हुई थी मैं अम्मा के गले लगकर फूट फूट कर रोती रही थी क्योंकि आज से मेरी अम्मा की बर्बादी का आगाज हो चुका था। मंगनी के कुछ अरसे बाद ही मैंने नोट किया था कि सरफराज मुझसे कट सा गया था। वो अक्सर हमारे घर आता तो खाला के कमरे में बैठा रहता। वापस जाते हुए कभी कभार मेरा हाल चाल दरियाफ्त कर लेता, लेकिन ज्यादातर तो वो इस चीज की भी जरूरत महसूस नहीं करता था। यूं ही कुछ माह गुजर चुके थे। मेरी अम्मा ने मुझे बताया कि सरफराज सारा सारा दिन मारिया के साथ फोन करके लड़ता रहता है। तब मुझे समझ में आया कि शुएब ने मुझसे मुंह क्यों बनाया हुआ है। वो मुझसे सीधे मुंह के साथ क्यों नहीं बात करता। इन दोनों की लड़ाई यहाँ तक जा पहुंची कि सरफराज ने मंगनी ही तोड़ दी थी। सारा सामान भी घर वापस भेज दिया था। तभी खाला ने शुएब को आंखों ही आंखों में इशारा किया था। शुएब बोला, गुलशन, मारिया का घर उजड़ेगा और सरफराज का घर बस जाएगा, ऐसा तो मैं हरगिज होने नहीं दे सकता। इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं सख्ते में आ गई थी। शुएब ने खड़े खड़े मुझे 3 तलाकें दे दी थीं। मैं बेजान सी अपने कमरे में चली गई। मैं रोती जा रही थी और साथ साथ अपना सामान भी पैक करने लगी थी। तब शुएब कमरे में आ गया। मैं सामान पैक कर चुकी थी, अब बस वहां से निकलने ही लगी थी कि शुएब मुझे देखकर बोला, गुलशन तुम कहाँ जा रही हो? मैं बोली, पता नहीं कहाँ जाऊंगी, मगर अब यहाँ तो नहीं रह सकती ना, क्योंकि आपने मुझे तलाक दे दी है। मेरी बात सुनकर शुएब के मुंह पर मौत सी जर्दी सी भर चुकी थी। इसने दीवार में अपना सर मारना शुरू कर दिया और बोला, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। शुएब ने खुद को मेरे कदमों में गिरा दिया था। वो बोला, गुलशन तुम मेरे घर से मत जाओ, मैं कोई ना कोई हल तलाश कर लूंगा। शुएब की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि मुझे मजबूरन वहां रुकना पड़ा था। शुएब ने मुझे अपने घर में ही रोक लिया और बोला, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हो जाती। शुएब चला गया था। पीछे से खाला और मारिया ने मेरा जीना महाल कर रखा था। मेरी इद्दत पूरी हो गई तो शुएब वापस आ गया और बोला, गुलशन तुम्हें दोबारा अपनाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी। मैंने एक शख्स का इंतजाम कर लिया है, तुम इसके साथ निकाह कर लो। हलाले के बाद मैं फिर से तुमसे निकाह कर लूंगा। मैं अजीब शशोपंच में मुब्तला थी। जिंदगी मुझे कैसे कैसे इम्तिहानात से गुजार रही थी। अगर मेरा शौहर मजबूत असाब का मालिक होता तो मुझ पर कभी भी ये मुसीबतें ना टूटती, क्योंकि वो बजाते खुद तो बहुत अच्छा था, मुझ पर जान भी निछावर करता था। मैंने शुएब की बात मान ली थी क्योंकि मेरे सर पर मेरे बाप का साया सलामत नहीं था। बेवा माँ मेरे लिए क्या कर सकती थी भला, इसलिए मैंने शुएब की बात मान ली। मैंने ये तक ना देखा कि शुएब मेरा निकाह किससे करवा रहा है। मेरा निकाह था। मैं रुखसत होकर अपने दूसरे शौहर के घर आ गई थी। थोड़ी देर गुजरी कि मेरा दूसरा शौहर कमरे में आ गया। इसने जो ही मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि वो कोई और नहीं
बल्कि वही लड़का था जिसने मुझे अगवा कारों के चुंगल से आजाद करवाया था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो बोला, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मैंने अस्पात में सर हिला दिया और बोली, मैं अपने मोहसिन को कैसे भूल सकती हूँ। मेरी बात सुनकर इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, गुलशन, मेरा नाम आसिफ है। मैंने जिस दिन तुम्हें अगवाकारों से बचाया था, तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था। क्यों और कैसे मैं ये नहीं जानता, मगर मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसीलिए मैंने दिन रात मेहनत की और इतने पैसे बना लिए कि जिससे मेरी शादी हो सके। मैंने अपना रिश्ता जिस दिन तुम्हारे घर भेजना था, मुझे पता चला कि उसी दिन तुम्हारी शादी हो गई थी। मैंने ये सदमा बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। मैं तुम्हारी एक झलक देखने के लिए अक्सर तुम्हारी गली में भी आया करता था। एक दिन मैंने तुम्हें छत पर देखा जब तुम कपड़े डालने आई थी। बस मैं तुम्हें दूर से ही देखकर खुश हो जाया करता था। तब एक दिन मुझे पता चला कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें तलाक दे दी है और वो किसी ऐसे मर्द को ढूंढ रहा है जो तुमसे हलाला करने के लिए तैयार हो जाए। ये बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा था और तुम्हारे शौहर से कह दिया कि मैं हलाला करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये चंद दिन मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा, यही मेरी जिंदगी की जमा पूंजी बन जाएंगे। उस दिन के बाद आसिफ ने मुझे इतनी खुशियां दी थीं कि मैं हैरान रह गई थी। वो बहुत अच्छा इंसान था। शादी के तीसरे दिन इसने मुझे तलाक दे देनी थी। एक बार तलाक दे चुका है तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा तुम्हें तलाक नहीं देगा। मैं आसिफ की बात समझ चुकी थी। मुझे भी इससे बहुत अकीदत थी। इसने मुझे 2 बार बचाया था। इसीलिए मैंने शुएब को अपना फैसला सुना दिया कि मैं आसिफ से तलाक नहीं लूंगी। शुएब ने ये बात सुनकर बहुत फवेला मचाया था। मुझे संगीन नताइज की धमकियां भी दी थीं, मगर मैंने अपना फैसला नहीं बदला था। मैं आसिफ के साथ बहुत खुश थी। जो शख्स एक बार पहले भी घर वालों के दबाव में आकर मुझे तलाक दे सकता है, उसका क्या इतबार कि मुझे दोबारा भी तहफ्फुज़ देगा या नहीं। सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं होता, सही और गलत की तमीज करके गलत को गलत कहना ही अच्छे होने की निशानदेही है। शुएब की खाला ने मारिया की शादी शुएब से करवा दी। मारिया जो पहले ही माँ के लाड प्यार में बिगड़ी हुई थी, शादीशुदा जिंदगी ठीक से ना निभा पाई, जिसका नतीजा भी तलाक हुआ। जो जिसकी जिंदगी मुश्किल बनाता है, आसान उसकी जिंदगी भी नहीं रहती। क्या मुझे आसिफ को छोड़कर शुएब को अपना लेना चाहिए था, या जो मैंने किया वो ठीक था?